नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं रूमी आज के शो की आपकी एंकर हूँ। दिल की बीमारियों से जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव कोविड काल और उसके बाद से बहुत अधिक बढ़ गए हैं। हाल फिलहाल में देखा गया है कि सामान्य लोग भी सडन हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो भारतीयों को हृदय रोग से शिक्षित और सचेत करने के लिए जन जागरूकता अभियान है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देशों की तुलना में 10 साल पहले हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक द्वारा हो जाती है। इसलिए भारतीयों को हार्ट अटैक से बचाने और जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फर्टिलिटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े, जिसे देखते हुए हर रविवार देश और राज्यों के प्रमुख चैनलों के मंच पर देश के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकत्रित होकर हृदय रोग के लक्षण और बचाव तथा हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शमशाद आलम, डॉक्टर निशान कुमार अभिषेक, डॉक्टर कमलेश कुमार और डॉक्टर सुशांत पाठक। डॉक्टर शमशाद आलम, आंकड़ों के अनुसार भारत में हृदय रोग की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक मरीज कैसे जांच सकता है कि उसका दिल स्वस्थ है या नहीं? क्या पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति को हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है? ये सवाल देखा जाए तो उतना ही आसान और उतना ही कठिन है। सवाल ये उठता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति ये जान सकता है कि उसे हार्ट अटैक होने का रिस्क है कि नहीं है। दूसरी चीज, हाल के टाइम में देखा गया है तो बहुत सारे स्वस्थ लोगों को हार्ट अटैक हुए हैं, स्पेशली कम उम्र में हुए हैं, कार्डियक अरेस्ट हुई हैं और कार्डियक अरेस्ट से डेथ भी हुए हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर ये जानना है कि उन्हें हार्ट अटैक का रिस्क है कि नहीं है, हार्ट की कोई समस्या है कि नहीं है, तो ये हमेशा डॉक्टर के सलाह से जानना है। डॉक्टर की सलाह कब लेनी है? जब भी मरीज को हमेशा लगे कि चलने फिरने में पहले से ज्यादा परेशानी हो रही है, सांस फूलती है, चलने में सीने में दर्द होता है, जलन सा होता है, खाना खाने के बाद सीने में जलन शुरू हो जाता है, या कभी तेज दर्द सीने में हुआ है, या चक्कर बेहोशी जैसा कभी भी आया हो जीवन में, या कभी ऐसा लक्षण लग रहा हो कि इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो उन्हें हमें तुरंत से तुरंत एक डॉक्टर की सलाह लेनी है। खुद से होल बॉडी ब्लड टेस्ट जो आजकल होते हैं, लोग हमारे पास आजकल आते हैं ब्लड टेस्ट, एक बंडल ब्लड टेस्ट करवा के आते हैं ऑलरेडी, जिसे हम लोग होल बॉडी चेकअप बोलते हैं। इसकी जरूरत नहीं होती है। कुछ रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बस वही करानी है। और जो सबसे जरूरी सवाल था कि एक स्वस्थ व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है कि नहीं। स्वस्थ व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है अगर उसके रिस्क फैक्टर्स हो, अगर उनके लक्षण हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, लेकिन देखा जाए उनसे जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, जब हमारे क्लिनिक्स पे आते हैं, तो आप पूछते हैं कि 6 महीने 1.5-2 साल में कोई चेंजेस हुए कि नहीं। तो बहुत लोगों के बातों से ये पता चलता है कि पहले उनकी जो फंक्शनल कैपेसिटी थी, पहले जितना वो काम कर पाते थे, अब थोड़ा सा कमी हुई है। सांस फूलने की परेशानी सबसे ज्यादा लोगों में होती है तेज चलने पे। इनफैक्ट छाती में दबाव, जलन, इस तरह की समस्या जो है कुछ लोगों को रहती है। बट लेकिन बहुत लोग इन परेशानियों को गैस समझ के या थकान समझ के नजरअंदाज कर देते हैं और ये समझ लेते हैं कि नहीं, हम तो स्वस्थ हैं। तो इस दुविधा में हम कभी ना पड़े। जब भी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर निशान कुमार अभिषेक, आपसे मेरा सवाल है कि क्या हमारा शरीर दिल का दौरा पड़ने पर हमें चेतावनी देता है? क्या दिल का दौरा पड़ने पर व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत क्या उपचार विकल्प उपलब्ध है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी शुरुआत काफी अच्छी है कि अब हम डॉक्टर्स डायरेक्ट आपके समक्ष आ रहे हैं इस बात को क्लियर कट बताने के लिए कि हार्ट अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी है। तो एज अ सोसाइटी हमें इस चीजों के प्रति जागरूक होना चाहिए, और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु को तो शून्य तो नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक इसको कम किया जा सकता है। धन्यवाद। डॉक्टर कमलेश कुमार, हार्ट ब्लॉकेज के क्या लक्षण हैं और क्या कोई नियमित परीक्षण है जो अवरुद्ध धमनी के निदान के लिए किया जाता है? हार्ट ब्लॉकेज एक लेमन वर्ड है जो हम लोग कॉमनली सोसाइटी में यूज करते हैं
यूजुअली उसका तात्पर्य जब धमनियों में ब्लॉकेज होता है तो उसको हम लोग हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। हार्ट ब्लॉकेज और ये जो धमनियां की ब्लॉकेज हैं, इसका जो सिम्टम्स होता है वो उसके स्टेनोसिस और जिसको बोलते हैं रुकावट के ग्रेडिंग के हिसाब से होता है। यूजुअली जैसा आपने पूछा कि इसके लिए कोई नियमित परीक्षण करने की आवश्यकता है या नहीं, तो अंटिल कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, छाती में कोई दर्द नहीं है, छाती में कोई भारीपन नहीं है, तो यूजुअली डोंट गो फॉर अननेसेसरी टेस्ट। लेकिन यूजुअली जैसे आपको चलने फिरने में अगर छाती में दर्द हो रहा है या बाएं हाथ में या जबड़े में दर्द सरक रहा है, तो इसका मतलब है कि यूजुअली जो दर्द है वो 60 से 70% के आसपास आ चुका है। तो इसके लिए आप फौरन अपने डॉक्टर से मिलें, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। डोंट गो फॉर टेस्ट योरसेल्फ, और उसको जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी वो एडवाइस करते हैं, या वो स्ट्रेस टेस्ट या सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी या इन्वेसिव एंजियोग्राफी वो आपको सजेस्ट करते हैं, गो फॉर दैट। डॉक्टर सुशांत पाठक, आप दिल के दौरे से होने वाले दर्द और गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से होने वाले दर्द में कैसे अंतर करते हैं? नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर हार्ट अटैक जो मिस डायग्नोस होता है, वो रीज़न होता है कि जो आम पब्लिक होती है वो उसको गैस की प्रॉब्लम समझती है और वो अंडर डायग्नोस हो जाता है। इसका कारण भी है क्योंकि हार्ट अटैक का जो पेन हो सकता है वो आपके नाभि से लेके जबड़े तक जा सकता है। तो ऑफकोर्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण जो दर्द होता है ये एक तरह का उसमें मिस डायग्नोसिस के रूप में काम कर सकता है। देखिए, 100% कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो कि ये रूल आउट कर दे कि ये गैस की प्रॉब्लम है और ये हार्ट डिजीज की के कारण दर्द हो रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि जनरली जो गैस के कारण जो दर्द होता है वो खाने के साथ संबंधित हो, या तो खाली पेट होगा या खाना खाने के बाद बढ़ जाएगा। और जो हार्ट अटैक के जो दर्द होते हैं वो जनरली आपके किसी कार्य करने से बढ़ जाता है, और ये रेस्ट में भी हो सकता है जब ब्लॉकेज बहुत ज्यादा, जैसे मेरे सामने कलीग ने बताया, तो रेस्ट में भी हो सकता है। और जनरली जो कैरेक्टर होता है वो भी थोड़े डिफरेंस होते हैं, जैसे कि जो गैस के कारण जो दर्द होता है वो जनरली जलन वाला होता है, जो छाती में जलन होता है जो खाने या पीने से बढ़ जाता है। लेकिन हार्ट डिजीज का जो दर्द होता है उसको जलन भी हो सकता है, साथ ही साथ छाती में एक अजीब सा प्रेशर क्रिएट करता है, स्क्वीजिंग बोलते हैं, और रेडिएट करता है, वो जबड़े तक जाता है या कभी दाएं कंधे तक या बाएं या कभी दोनों कंधे में आर्म्स में रेडिएट कर सकता है। तो ये फीचर्स है जिससे आप ये बोल सकते हैं कि ये जो पेन हो रहा है वो हार्ट डिजीज के कारण हो रहा है कि रादर देन वो गैस की प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। डॉक्टर शमशाद आलम, एक मिथक है कि एंजियोग्राफी करवाने वाले पेशेंट को एंजियोप्लास्टी भी करवानी होती है, क्या ये सच है? ये बहुत ही अहम सवाल है। आज के टाइम में जब हम लोग देखते हैं मरीज जो आते हैं हमारे यहाँ जिनको एंजियोग्राफी एडवाइस की जाती है, वो इस चीज से एक डर सा बना हुआ है जनरल पब्लिक में कि एंजियोग्राफी हमारी होगी, एंजियोप्लास्टी कर दी जाएगी उसी समय, या तो डरा कर एंजियोप्लास्टी कर दी जाएगी कि आपकी मृत्यु हो सकती है, या फिर जो है हम खुद से करवा लें एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोग्राफी यूजुअली दो कंडीशंस में होती है। एक एक्यूट हार्ट अटैक में एंजियोग्राफी होती है, दूसरी एंजियोग्राफी होती है क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम, जिससे लंबे समय से बीमारी चल रही है, हार्ट अटैक जिन्हें नहीं हुआ है उन लोगों में एंजियोग्राफी होती है। तो जब भी क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम में एंजियोग्राफी होती है, या लंबे समय से जिन्हें हार्ट की बीमारी चल रही है उनकी एंजियोग्राफी होती है, तो उसमें मोर देन 90% केसेज में एट ए टाइम एंजियोप्लास्टी करने की अर्जेंसी नहीं होती है। कुछ बीमारियां उसमें ऐसी होती हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी रिकमेंडेड होती है, या बाईपास सर्जरी रिकमेंडेड होता है एंजियोग्राफी करने के बाद। दूसरी जो एंजियोग्राफी होती है वो एक्यूट हार्ट अटैक केसेज में होती है। एक्यूट हार्ट अटैक केसेज दो तरह की होती है, स्टेबल एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन और नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है। यूजुअली जब एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन में एंजियोग्राफी की जाती है इनिशियल 24 आवर्स में, तो उसमें इस इंटेंट से एंजियोग्राफी की जाती है कि जो नली 100 यूजुअली 95 to 100% नस के ब्लॉकेज के चलते ही एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन होती है, तो उस नली की हमें एंजियोप्लास्टी करनी होती है, क्योंकि अगर सही समय पे एज अर्ली एज पॉसिबल उस नस की एंजियोप्लास्टी ना की जाए तो आगे का जो हिस्सा ब्लड सप्लाई जो दे रहा है, वो नली जिस हिस्से हार्ट के हिस्से को ब्लड सप्लाई दे रही है, उसका डेथ हो जाता है टाइम के साथ। 6 घंटे में ये परमानेंट डैमेज शुरू हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में मरीज को और उनके अभिभावकों को इस चीज के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए कि हमें एंजियोप्लास्टी कराने के लिए डॉक्टर से ये सवाल नहीं करना है कि हम कराएं या टाइम लेके कराएं, क्योंकि टाइम बहुत अहम चीज होती है।
डॉक्टर निशांत कुमार अभिषेक, इसी श्रृंखला में मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या अंतर है? जी, अभी डॉक्टर शमशाद ने इसके बारे में काफी अच्छे से विवरण से बताया है। दोनों पद्धतियां पिछले 40 वर्षों से ज्यादा से ही एक सकारात्मक और अच्छी सक्सेसफुल पद्धतियां रही हैं इलाज करने के लिए हार्ट के ब्लॉकेजेस की। एंजियोप्लास्टी एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, इसमें कोई ऑपरेशन या बड़ा चीरा की जरूरत नहीं पड़ती, मरीज जनरली होश में रहता है। और बाईपास अपनी जगह पे एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है जिसको छाती खोल के किया जाता है और उसमें प्रॉपर एनेस्थीसिया और बेहोशी की आवश्यकता पड़ती है। उसको एंजियोप्लास्टी में, जो कि हाथ की नसों द्वारा अथवा पैर की नसों द्वारा एक सुई के रास्ते से जिस तरह से एंजियोग्राफी की जाती है, उसी पद्धति में आगे के प्रोसीजर्स में एक स्टेंट द्वारा उस ब्लॉकेजेस को खोल दिया जाता है। दूसरा इलाज होता है बाईपास। बाईपास प्रॉपर प्लान करके या इमरजेंसी की अवधि में कार्डियक सर्जन्स द्वारा किया जाता है और उसके लिए उन ब्लॉकेजेस को हमारे हाथ अथवा पैर की नसों द्वारा बाईपास कर दिया जाता है। दोनों बिल्कुल ही सक्सेसफुल और समय द्वारा बिल्कुल संचालित और अच्छी प्रक्रियाएं हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एंजियोप्लास्टी बेहतर है या बाईपास बेहतर है। यह निर्णय कि एंजियोप्लास्टी किया जाए या बाईपास किया जाए पूर्णतः डॉक्टर, जो कि उस हार्ट अटैक अथवा उन हार्ट के ब्लॉकेजेस को देख रहा है और मरीज को देख रहा है, यह निर्णय उसका होता है। डॉक्टर कमलेश कुमार, किसी पेशेंट को पेसमेकर की आवश्यकता कब पड़ती है और पेसमेकर के प्रकार किसते हैं? सभी मनुष्यों में पेसमेकर होता है जिसे कुदरती पेसमेकर बोलते हैं। यूजुअली इसे ऐसे नोड बोलते हैं, बट समय के साथ क्या होता है कि ये डिप्लीट करने लगता है। यूजुअली 70 से 80 साल के बाद, कुछ केस में इवन 60 ईयर्स 50 ईयर्स, कुछ खास केसों में जैसे ग्रेनुलोमेटस हार्ट डिजीज है, उस परिस्थिति में ये कंडक्शन टिश्यू जब डैमेज हो जाता है तो उस परिस्थिति में हमें पेसमेकर की आवश्यकता पड़ती है। पेसमेकर विभिन्न प्रकार के होते हैं, यूजुअली सिंगल चैम्बर या डबल चैम्बर या फिर बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर जिसे CRT बोलते हैं, जो किसी खास हार्ट फेलियर के केस में हम लोग लगाते हैं, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। ये पेसमेकर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो डिफरेंट इंडिकेशंस होते हैं। डिफरेंट कंडक्शन टिश्यू के जो डिजीज हैं उस परिस्थिति में हम लोग ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेसमेकर एडवाइस करते हैं। डॉक्टर सुशांत पाठक, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि क्या नींद और हृदय स्वास्थ्य में संबंध है, और अगर हाँ तो क्या कम नींद हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है? जनरली हम सब जानते हैं कि हम नींद 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद हमें सबको लेनी चाहिए। नींद क्यों जरूरत है 6 से 8 घंटे की? क्योंकि हमारा शरीर उसी समय रिजनरेट करता है अपने आप को, जो भी रिपेयरिंग सिस्टम वो हमारे शरीर की होती रहती है। कम नींद से क्या दिक्कत होती है? देखिए, नींद जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो इस सब रिपेयरिंग सिस्टम में रोल प्ले करता है। लेकिन जब आप कम नींद लेंगे तो हमारे बॉडी में अल्टर्ड सिक्रेशन इस हार्मोन का होता है, जिसके बाद क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन की लेवल बढ़ने लगती है। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और हाई सेंसिटिव CRP, ये सब लेवल्स बढ़ने लगते हैं। ये क्या करते हैं कि जो हार्ट की नसें हैं उनमें सिकुड़न पैदा कर देती हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, ये हार्ट डिजीज को उत्पन्न करती हैं। साथ ही साथ ये नहीं है कि हार्ट डिजीज ही हो, आप कम नींद लेंगे तो आपको आगे चल के हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सब एक साइकिल की तरह है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ये होने लगेंगे। और ये तो ऑफकोर्स तो ये चीज को तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि आप अच्छा नींद लें। सिर्फ अच्छा नींद नहीं होता, एक साइकिल भी होती है। मतलब आप 6 से 8 घंटे का नींद ले रहे हैं, लेकिन आपकी साइकिल फिक्स नहीं है। आप कभी रात को 2 से 8 सो रहे हैं, तो कभी 12 से 6, कभी 4 से 10, तो ये भी एक चीज अच्छी चीज नहीं है। तो एक फिक्स साइकिल ले, फिक्स साइकिल रहे, ड्यूरेशन हो जिसमें आप अपनी 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करेंगे, जिससे आपको हार्ट डिजीज या किसी भी जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब रिस्क फैक्टर कमते हैं। ये बहुत सारे डाटा है, अमेरिकन डाटाज हैं, अवेलेबल हैं, जो स्लीप और हार्ट डिजीज के रोल में किए गए हैं। उसमें ये दिखा जाता है कि कोई मनुष्य जनरली 6 घंटे से कम नींद लेता है तो जनरली उनमें हार्ट डिजीज होने के रिस्क फैक्टर मोर देन 20% बढ़ जाता है कंपेयर टू जो 6 से 8 घंटे की नींद, प्रॉपर नींद लेते हैं। डॉक्टर शमशाद आलम, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चलते चलते जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, स्पेशली हमारी बिहार झारखंड की जनता के लिए, जो इस टेलीकास्ट को बहुत मुख्य रूप से देखेंगी, जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है वो जागरूकता। हमने देखा है जब से बिहार
में हम लोगों ने आके कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू की है, तो लोगों के बीच में हार्ट अटैक, एक्यूट हार्ट की सिचुएशंस, इवन हार्ट ब्लॉक की जागरूकता वैसी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लोग जो है हार्ट अटैक की समस्या को, एक्यूट हार्ट अटैक को बहुत हल्के में लेते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने देखा है कि 30 से 40% हार्ट अटैक के केसेस जो है गैस के चलते जो है दबे रहते हैं। 2-3 महीने के बाद कभी अचानक से डॉक्टर की विजिट होती है, पता चलता है उन्हें हार्ट अटैक हो रखा था पहले। सो हम लोगों को जब भी सीने में तेज दर्द हो, जब भी सीने के बीचों बीच जलन सा महसूस हो, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो, कभी ऐसा दर्द हो जो लग रहा हो जबड़े तक या गले तक जा रहा हो, खाना खाने के बाद स्पेशली अगर सीने में दर्द बढ़ रहा हो, जो भी सीने में दर्द हो रहा, बाएं हाथ के तरफ, बाएं कंधे के तरफ या बाएं छाती के तरफ रेडिएट कर रहा हो, उधर फैल रहा हो, कभी चक्कर आए, बेहोशी आए, तेज पसीने के साथ, घबराहट के साथ, ऐसा लगे कि अब मृत्यु, ऐसा लग रहा है कि अब मौत हो सकती है, जब भी ऐसी परेशानियां हो तुरंत डॉक्टर से मिलना है। कभी अपने घर में रात को 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, ये नहीं सोचना है कि सुबह जाएंगे, उसी समय डॉक्टर के पास जाना है। रीजन यही है कि एक्यूट हार्ट अटैक में बोला जाता है टाइम इज मसल, तो समय जो है वही हृदय होता है। जितना समय बीतता जाता है हृदय का डैमेज उतना कंटिन्यू होता चला जाता है, और एक बार हृदय का जो परमानेंट डैमेज हो जाता है वो वापस नहीं लाया जा सकता है। दुनिया के कोई भी डॉक्टर जो है उसे वापस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि मरीज हमारे पास जो है जल्द से जल्द पहुंचे हार्ट अटैक के बाद, ताकि जो डैमेज ऑन गोइंग है उसे रोका जा सके वहीं पर, ताकि मरीज को जो है आगे कॉम्प्लिकेशन जो होने वाले हैं हार्ट अटैक के चलते वो कम से कम हो। धन्यवाद। डॉक्टर निशांत कुमार अभिषेक, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जाते जाते मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा ये मैसेज सब तक पहुंचे कि जीवन शैली कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसा बहुत ही गौर से देखा जा रहा है कि 90 की दशक का अमेरिका आज का भारत बनते जा रहा है, और एडवांसमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे हम अपनी अच्छी आदतों को छोड़कर पाश्चात्य चीजों को बहुत ही गर्व से अपनी जीवन में उतार रहे हैं। स्मोकिंग, फास्ट फूड चेन्स, इसको हम अपने बच्चों को खिलाना और इसमें हम अपने गर्व महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, और हमारे भी पुरानी पद्धतियां थी भारतवर्ष की। अच्छा खाना, डेली 10 से 15 मिनट चलना, अपने आप को फिट रखना, पतला रखना, मोटापे से बिल्कुल दूर रखना, हर तरह की जिंदगी को तनाव से बिल्कुल दूर रखना, परिवार से जुड़े रहना, परिवार के बीच में सामंजस्य बनाए रखना, ये कितना महत्वपूर्ण है। एज अ टेक्निकल चीजें समझाना काफी मुश्किल है, बट सच्चाई ये है कि हार्ट अटैक की जो संख्याएं बढ़ी हैं उसका कारण स्ट्रेस, स्मोकिंग और तनाव या स्ट्रेस जो बोल लें वो बहुत ही ज्यादा है, और साथ में हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, और इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल चीजों को बोलते बोलते हम ये डॉक्टर्स कई बार भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारी जीवन शैली बहुत जरूरत है मेंटेन करना, अपने आप को फिट रखना, किसी भी तरीके से कोई भी एक स्पोर्ट खेलना, अपने परिवार के साथ संलग्न रहना, कोई ना कोई एक गेम हर एक इंसान को चूज करना चाहिए कि वो अपने जीवन काल में खेलें, ताकि उनका शरीर फिट रहे, वो पतले रहें और तनाव मुक्त रहें। इन सब चीजों का भी असर हमारे हार्ट अटैक की संख्याओं को कम करने में होगा, और ओवरऑल हमारे जीवन शैली में मानसिक बीमारियों को भी दूर करने में हमारी मदद करेगा। धन्यवाद। डॉक्टर कमलेश कुमार, आपका हमारे दर्शकों के लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश होगा? जनरल पब्लिक के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे एज है, सेक्स है, जेनेटिक्स है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन कल्प्रिट है यंग एज में, स्टॉप अवॉइड कर सकते हैं। ये सब बहुत ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो जिसमें धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमता है और धीरे धीरे ये एमआई यानी हार्ट अटैक का रूप लेता है। हर प्रॉब्लम्स को गैस की प्रॉब्लम ना समझें, हमेशा ही अपने फिजिशियन से या कार्डियो फिजिशियन से मिलें, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। अगर उनको एप्ट लगेगा आपकी प्रॉब्लम, वो उन्हें लगेगा कि ये कार्डियक रिलेटेड है, वो कुछ एडवाइस टेस्ट करेंगे। डोंट गो फॉर अननेसेसरी टेस्ट। अगर वो जो भी वो टेस्ट बताते हैं उस टेस्ट को करें। खुश रहें, फैमिली के साथ रहें। डॉक्टर सुशांत पाठक, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मूलतः ये बोलना चाहूँगा कि जो आजकल जो सोशल मीडिया पे सडन कार्डियक डेथ और सडन कार्डियक अरेस्ट का कथन चला हुआ है,
उसको क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए कारण तो बहुत हो सकते हैं सडन कार्डियक डेथ और सडन कार्डियक अरेस्ट के। क्या आम पब्लिक के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप उस परसेंटेज को कम कर सकते हैं? हाँ जी। मैं चाहूंगा कि हर पब्लिक जो, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में एक प्रथा है कि सीपीआर सबको आनी चाहिए, हर पैरामेडिकल, मेडिकल, एवरीथिंग, इवन स्कूल्स में भी। तो सीपीआर एक ऐसी चीज है, कोई आदमी अगर अचानक से रास्ते में बेहोश हो जाता है या किसी फंक्शन में बेहोश हो जाता है, तो आप टाइमली सीपीआर करके आप, हो सकता है वो 10 में से आप 3 या 4 केसेस को आप बचा सकते हैं। तो एक ऐसी पद्धति है जो हर जन को सीखनी चाहिए। हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हम डिफरेंट स्कूल्स लेवल्स में, कॉलेज लेवल पे जाके हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हर बंदे को सीपीआर की टेक्निक्स आनी चाहिए, कैसे सीपीआर करना होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कैसे करना होता है। तो मेरा टेक होम मैसेज यही होगा कि हर कोई जो भी है इंसान, उनको सीपीआर टेक्निक्स आनी चाहिए। आप कोई भी स्कूल्स, कॉलेजेस, अगर वो चाहते हैं कि अपने कॉलेजेस में सीपीआर की क्लासेस हो या उनको ट्रेनिंग दी जाए, हमारे कार्डियोलॉजी एसोसिएशन के बहुत सारे हैं लोग, जो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, हम वहां पे पहुंचेंगे और उनको सीपीआर में ट्रेनिंग भी देंगे। धन्यवाद। हृदय संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी दी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपकी दी हुई जानकारी का पालन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूले फेसबुक पर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पेज पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान पर ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लॉगिन करना ना भूले। नमस्कार।